हब्बी माया दी कैसी है और बेबी वो कैसा है, दोनों ठीक है ना? अभय के कॉल रिसीव करते ही परेशान अविका ने पूछा, तो अभय उसे शांत कराते हुए बोला, सब ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता करो, अपना और बेबी का ख्याल रखो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। दोनों ने थोड़ी देर और बातें की, जिससे अविका को पता चला कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण माया को डिलीवरी तक हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। अविका ने यह बात सभी को बताई और सबने राहत की सांस ली, मगर आव्या का ध्यान पूरे टाइम कहीं और था। वो बैठी तो अद्विक के साथ थी मगर उसका ध्यान किसी और ही दुनिया में था। उसे खोया खोया देख अविका ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आव्या ने इनकार नहीं किया और बोली, यही कि माया की डिलीवरी के बाद तुम सब इंडिया चले जाओगे और मैं फिर। कहते कहते आव्या रुक गई, तभी उसे पीछे से हक करते हुए अविका ने कहा, नहीं तुम इस बार अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। कहते हुए अविका ने अपनी दोनों बाहें आव्या के गले में डाल दी। आव्या ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में तुम मुझे अपने साथ ले जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं, क्या पता तुम मुझे बीच रास्ते में मारकर जमीन में दफना दो। आव्या ने कहा तो अविका उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, वो तो मैं अब भी कर सकती हूँ। इतना कहकर अविका लगभग आव्या की पीठ पर चढ़ गई। आव्या खुद को छुड़ाते हुए अद्विक से अविका की शिकायत करते हुए बोली, देख लो बेटा, अपनी मम्मा की हरकतें, भगवान ने कद बढ़ा दिया है लेकिन दिमाग अब भी तुम्हारे जितना छोटा है। अपनी मम्मा की शिकायत सुनकर नन्हा अद्विक खुशी से चहकने लगा। आव्या खुश होकर बोली, देख लो, बेबी भी मेरी बात से एग्री है। इस पर अविका गाल फुलाकर बोली, तुम दोनों मिले हुए हो, जाओ मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। अविका मुंह फुलाकर बैठ गई। आव्या ने अद्विक को गोद लिया, फिर उसके नन्हे हाथों को अविका के गालों को टच कराते हुए बच्चों की आवाज में बोली, मम्मा तो बहुत क्यूट है, बहुत भोली है, छोटे बच्चे जैसे बात बात पर मुंह गुब्बारे की तरह फूला लेती है ना? ऐसे ही हंसते खेलते 3 दिन बीत गए। अगले दिन माया की डिलीवरी थी। वहीं मुंबई में रंजीत मेहरा को सच बताने के बाद अजय ने ये ठान लिया था वो अपनी गलती सुधारेगा। जो गलती उसके बाप ने की वो उसे नहीं दोहराएगा। सिर्फ उसकी वजह से टीना की लाइफ बर्बाद हुई है, अब वो ही उसकी लाइफ संवारेगा, उसे उसके पेरेंट्स से मिलाकर। इसी सोच को ठाने वो पिछले 3 दिनों से टीना से मिलने आ रहा था, मगर इन 3 दिनों में गिना ने ना तो उससे बात की थी ना ही उसकी तरफ नजर भर देखा था। मगर आज रात के 10 बज चुके थे। अजय पिछले 3 घंटे से माया के वापस आने का इंतजार कर रहा था लेकिन माया नहीं आए। क्या वो मुझसे भाग रही है या कहीं वो किसी मुसीबत? ये ख्याल आते ही अजय अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए कॉल लगाकर अपने आदमियों से बोला, जल्द से जल्द टीना का पता करो और मुझे खबर दो। अजय के पास टीना या उसके किसी कलीग का नंबर नहीं था। कार स्टार्ट कर वो सीधे टीना की कंपनी के लिए निकल गया। अजय अभी रास्ते में ही था, तभी उसके एक आदमी ने उसे कॉल करके बताया, सर, मिस टीना अपनी कलीग के साथ क्लब गई है। क्लब? ये सुनते ही अजय ने ब्रेक लगा दिया। अचानक से ही उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे, जैसे क्या उसे फिर पैसे की जरूरत है या कहीं वो सिर्फ उससे बचने के लिए क्लब गई है? नहीं, वो ऐसी नहीं है, फिर क्या वजह हो सकती है? अजय टीना को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहता था, मगर उनके रिश्ते थे ही इतने कॉम्प्लिकेटेड कि ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। ऐसा नहीं था कि टीना पहले क्लब नहीं गई थी, बात सिर्फ इतनी थी कि उसके साथ टच में आने के बाद अजय ने उसे कभी किसी और के करीब जाने ही नहीं दिया। शायद वो जानता था अगर वो पीछे हटा तो पैसे की तंगी टीना को न नीचे गिरा देगी। उसने फोन संभाला और पूछा, कौन से क्लब? टीना द नाइट नेटवर्क क्लब में थी। ये पता चलते ही अजय द नाइट नेटवर्क क्लब आ गया। कार से बाहर निकलते ही उसने कार की क्लब के गार्ड को दी, फिर टीना को कॉल करते हुए वो क्लब के अंदर चला गया। द नाइट नेटवर्क क्लब हाई सोसाइटी के लोगों की पसंद से बनाया गया था, खासकर बिजनेसमैन के लिए, जहां उनके ऐश और आराम की सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जिनमें उनकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई थी। क्लब में आने के कई रास्ते थे। नॉर्मली पार्टी करने वाले लोग मेन गेट से आते थे और जो लोग अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहते थे उनके लिए कई अलग रास्ते बनाए गए थे। द नाइट नेटवर्क क्लब टीना जैसी लड़कियों के लिए नहीं था। वो चाहकर भी यहाँ नहीं आ सकती थी। इसके बाद भी अगर वो यहाँ थी तो जरूर वो किसी के साथ आई होगी और वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकता था। टीना के बारे में जानने के लिए अजय क्लब में आने के बाद डायरेक्ट मैनेजर के केबिन में चला गया और जाते ही अपनी रौबदार आवाज में गरजा, ये लड़की इस वक्त इस क्लब में है, आधे घंटे के अंदर मुझे यह मेरे कमरे में चाहिए। कहते हुए अजय ने अपना फोन टेबल पर लगभग पटक दिया। हैरान मैनेजर ने पहले अजय को देखा। अजय, अमृत, राघव, रजत, रघु, गौरव अक्सर द नाइट नेटवर्क क्लब में बिजनेस मीटिंग के लिए सेकंड क्लाइंट के साथ आते थे। उनका एक अलग ही रूम था जो साल के 12 महीने बुक रहता था। मैनेजर हो या क्लब का ओनर, अभय सिंघानिया के खास को हल्के में लेने की गलती उन्होंने आज तक नहीं की थी, फिर आज कैसे कर देते। मैनेजर ने अजय के फोन स्क्रीन पर सांवली लड़की को देखा।
वो एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह थी। ये देखकर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा, सर, अगर आप कहें तो हम आपकी सेवा में क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की को भेज दें। ये सुनकर पहले से गुस्से से उबल रहे अजय ने उसकी गर्दन दबोच ली और दांत पीसते हुए बोला, आधे घंटे में मुझे यही लड़की अपने रूम में चाहिए। ज्यादा दिमाग चलाने की जगह इसे ध्यान से देख ले और इसका चेहरा अच्छे से याद कर ले। अगर इसे यहाँ कुछ हुआ तो मैं इस क्लब के साथ साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। अजय ने मैनेजर को छोड़ दिया और खुद वही चेयर पर बैठकर अपने हाथों को टेबल पर नॉक करने लगा। मैनेजर के पास सांस लेने का भी वक्त नहीं था। अपने गले को सहलाते हुए उसने टीना की तस्वीर को देखा, फिर सिक्योरिटी रूम की ओर दौड़ पड़ा। ठीक आधे घंटे बाद अजय ने टेबल पर नॉक करना रोक दिया, जैसे वो मन ही मन हर मिनट सेकंड को काउंट कर रहा हो। उसने टेबल से फोन उठाकर पॉकेट में रख लिया। वो भावहीन था। इस वक्त वो क्या सोच रहा था? वो गुस्से में था, नाराज था या उदास, कुछ भी कह पाना मुश्किल था। दूसरी तरफ रिस्ट वॉच में नजरें गड़ाए मैनेजर क्लब के स्टाफ पर चिल्लाते हुए बोला, जल्दी करो, इसे रूम नंबर 311 में ले जाओ। क्लब के स्टाफ ने नशे में चूर टीना को देखा, फिर उस आमिर आदमी को जो आज की रात टीना के साथ बिताना वाला था। वो करीब 35 साल का था। उसका नाम मोक्ष अग्रवाल था। वो क्लब का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड यूजर था। आज से पहले उसकी सभी ऑर्डर एंड फरमाइशों को सिर माथे रखा गया था, लेकिन आज उनकी हसीन शाम में दखल देते हुए मैनेजर रूम में घुस आया था। अक्षत को गुस्से में स्टाफ को देख रहा था। उसकी तपती नजरों के आगे मैनेजर का गुस्सा भी फीका था। स्टाफ को रिएक्ट ना करता देख मैनेजर इस बार उन पर बरसते हुए बोला, सालों, जान प्यारी है या खुद के साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो? इसे उठाओ और रूम नंबर 311 में ले जाओ। इससे पहले तूफान सब कुछ खत्म करे उसे शांत करो, वरना। मैनेजर की बात पूरी होने से पहले ही स्टाफ ने आधी बेहोश टीना को उठा लिया और 311 रूम में ले गए। स्टाफ के जाते ही मोक्ष मैनेजर हंसते हुए मैनेजर से बोला, लगता है इस लड़की पर किसी खास की नजर है। मोक्ष की आवाज सुनकर पहले तो मैनेजर ने उसे सॉरी लुक के साथ देखा, फिर उससे माफी मांगते हुए बोला, आपकी शाम को बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ और आपको माफी के रूप में क्लब की सबसे हसीन और नवाब तोहफे पेश करना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो। मैनेजर का इशारा क्लब की सबसे खूबसूरत लड़कियों की ओर था, जो अभी तक वजन थी। मोक्ष के होंठों पर शैतानी हंसी ने जगह बना ली। जिस बेशकीमती तोहफे की बात मैनेजर कर रहा था, उन तोहफों के लिए क्लब में बोली लगती थी, लेकिन आज उसे ये कीमती तोहफा माफी के रूप में मिल रहा था। मोक्ष ने हाँ में सिर हिलाया, मगर वो टीना के बारे में पूछना नहीं भूला। मुझे आपका बेशकीमती तोहफा कबूल है, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, इस लड़की को अचानक से ले जाने की वजह क्या है? मोक्ष के सवाल ने मैनेजर के रंग उड़ा दिए। जाहिर था वो क्लब के किसी भी वीवीआईपी या वीआईपी या यूं कह ले ऊपर वालों की खबर को नीचे वालों तक नहीं पहुंचने दे सकते थे। मोक्ष क्लब का गोल्ड मेंबर था, मगर इस वक्त अजय उससे कई ज्यादा ऊपर था। मैनेजर ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, सॉरी सर, पर हम आपको यह नहीं बता सकते। मोक्ष ने जिद नहीं की और मैनेजर के साथ अपने बेशकीमती तोहफे को पसंद करने चला गया। वही अजय ने जैसे ही रूम नंबर 311 में कदम रखा, उसके कानों में एक लड़की की हल्की आवाज आई, तुम क्यों आए हो वापस? चले जाओ मेरी जिंदगी से। ये सुनकर अजय के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। कमरे में हल्की रोशनी थी। वो देख सकता था बिस्तर पर टीना है। वो बेड से टिक बैठी है और जैसे किसी मच्छर को उड़ाया जाता है वैसे ही अपने हाथों को मूव करते हुए वो बार बार किसी को दूर जाने को कह रही है। अचानक से अजय के मन में ख्याल आया, क्या यह मुझे जाने को कह रही है? हाँ, और कौन ही है इसकी जिंदगी में जिसे ये दूर करना चाहेगी? अजय ने कमरे की लाइट जला दी। अचानक से रोशनी होने पर टीना ने अपनी आंखों को हाथों से कवर कर लिया और बदहवासी में बुदबुदाते हुए बोली, रोशनी नहीं पसंद, इसे बंद करो, रोशनी नहीं पसंद। टीना की तरफ देखते हुए अजय की आंखें सिकुड़ गई। क्या इसने पी रखी है? मन मन ये कहते हुए उसने लाइट बंद कर दी और टीना के पास बेड पर आ गया। बेड पर एक आदमी की परछाई देख टीना हंस पड़ी। तो तुम आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी। ये किसका वेट कर रही थी? जो कोई भी हो वो मैं तो नहीं था। अजय ने सोचा, टीना की बातों से उसने यह अंदाजा तो लगा लिया था टीना यहाँ किसी के बहकावे में पड़कर नहीं आई थी। वो अपनी मर्जी से आई थी। अब उससे यह जानना था आखिर टीना किससे मिलने क्लब आई थी। ये जानने के लिए वो टीना के थोड़ा करीब चला गया। उसने टीना का हाथ पकड़ा, ये जानने के लिए कि क्या यहाँ टीना जिस इंसान से मिलने आई थी उसके साथ उसकी मुलाकात नॉर्मल होने वाली थी या उसने उससे आगे का सोच लिया था। उसने धीरे से टीना का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ झुकने लगा। इससे पहले उसके होंठ टीना के होंठों को छूते टीना ने अजय को पीछे धकेल दिया। ऐसा होते ही अजय को लगा वो टीना को लेकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया था। उसने अभी चैन की सांस ली भी नहीं थी कि उसके कानों में टीना के हंसने की आवाज पड़ी। उसने देखा टीना हंसते हुए बेड से नीचे उतर गई है। टीना, उसने धीरे से उसका नाम लिया, जैसे उसके लिए इस वक्त टीना को समझना मुश्किल हो रहा हो। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, असल में वो डरा हुआ था।
ये सोचकर कि कहीं सच में टीना ने उससे दूर जाने के लिए कोई गलत कदम ना उठाने का सोच लिया हो, वो अब उसे पाना चाहता था मगर टीना तो उससे दूर होती जा रही थी। अजय इस वक्त खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, तभी टीना ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसके हाथ कांप गए। हंसती हुई टीना ने बेड पर बैठे अनजान आदमी से कहा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा इंतजार करो, अभी तो पूरी रात बाकी है। इतना कह वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चली गई और रह गए उसके कहे शब्द जो रिवाइंड वीडियो की तरफ अजय के दिमाग में गूंजते रहे। दूसरी तरफ सुबह हो चली थी, अभय घर आ गया था, क्योंकि इस वक्त उससे ज्यादा माया को अपनी फैमिली की जरूरत थी। देर रात तक जागी अविका, जो अक्सर जल्दी उठ जाया करती है, आज देर तक सो रही थी और उसके साथ सो रहा था उसका नन्हा शैतान। अभय मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गए और दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, देखो तो सही, मुझे तंग करने वाले मेरे दोनों बदमाश शैतान कैसे आज सुकून से सो रहे हैं। कहते हुए अभय ने एक हाथ से अद्विक की नाक को छुआ और दूसरे हाथ से अविका की नाक खींची। इससे अविका नींद में ही झुंझलाती हुई बोली, हब्बी सोने दो ना। बिल्कुल भी नहीं, चलो उठ जाओ, सुबह उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आज अभय ने अविका का डायलॉग उसी पर चिपकाते हुए उसे जबरदस्ती उठाकर बैठा दिया। अविका ने अधखुली आंखों से अभय को देखा, फिर वापस से आंखें बंद करते हुए बोली, थोड़ी देर और सोना है। इतना कह वो अभय के ऊपर लुढ़क गई, जैसे उसे अपना होश ही ना हो। अभय ने सोचा वो आज अविका को उठाकर अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगा, मगर जब उसने अपनी बाहों में सुकून से सो रही अपनी जान को देखा तो उसका मन ही नहीं हुआ उसे परेशान करने का। इसलिए उसने अपने दूसरे नन्हे शैतान की ओर रुख किया और कहा, क्यों जनाब, आज मम्मा के साथ आप भी खूब आराम फरमा रहे हैं, पापा के साथ तो आपको नींद ही नहीं आती। ये कहते हुए अभय ने हल्के हाथों से अद्विक के नन्हे गुलाबी पैरों पर गुदगुदी की, यह सोचकर कि शायद उसका वो उठ गए, मगर आज दोनों सोने के मूड में थे। इसका एहसास होने के बाद अभय ने अविका को वापस बेड पर लिटा दिया। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और आव्या बाहर आए। उसे देखते ही अभय के चेहरे का सुकून सीरियस लुक में बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने एक आंख की भौवें ऊपर उठाते हुए आव्या से पूछा। हालांकि वो जानता था उसकी गैरमौजूदगी में आव्या अविका के साथ रह रही थी, मगर अब उसे वापस आए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। किसी भी इंसान के लिए आधे घंटे तक वॉशरूम में रहना तब भी पॉसिबल था जब वो शॉवर ले रहा हो, मगर आव्या ने तो शॉवर भी नहीं लिया था। उसकी आंखें अब भी हल्की नींद में थी, बाल भी बिखरे थे। क्या वो उस पर नजर रखे हुए थी? अभय अभी इससे ज्यादा नहीं सोच पा रहा था। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की बातें उसके मन में घर कर गई थी। किसी भी इंसान के लिए आधे घंटे तक वॉशरूम में रहना तब भी पॉसिबल था जब वो शॉवर ले रहा हो, मगर आव्या ने तो शॉवर भी नहीं लिया था। उसकी आंखें अब भी हल्की नींद में थी, बाल भी बिखरे थे। क्या वो उस पर नजर रखे हुए थी? अभय अभी इससे ज्यादा नहीं सोच पा रहा था। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की बातें उसके मन में घर कर गई थी। मैं जानता हूं तू सालों से आव्या को तलाश रहा है, हमारे पिता ने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं ये भी जानता हूं तू उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, उसे खुश देखना चाह रहा है, पर इस बीच यह मत भूल जाना, तेरी एक पत्नी है जिसका इस दुनिया में तेरे दिया कोई नहीं है। वो सिर्फ तुझ पर डिपेंड है और तू भी उससे उतना ही प्यार करता है। आव्या के लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर करना अच्छी बात है, पर उस पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना कि क्या वो सच में वैसी ही है या उसने भी अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपने इरादे छुपा रखे हैं। वैसे तो अभय बहुत समझदार था, लेकिन कुछ मामलों में वो बहुत कमजोर पड़ जाता था, जिसमें एक नाम अविका का था। शुरू से उसे पता था वो लड़की उसके लिए कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। उसके साथ लाइफ बिताने के मतलब था अपने साथ चलती फिरती मुसीबत को लेकर चलना। इसके बाद भी उसने उससे शादी की प्यार किया। जिस जगह उसकी मां आव्या को रखना चाहती थी वहां अविका अपना कब्जा कर चुकी थी। अब अभय के दिल में आव्या के लिए सिर्फ दोस्ती के ही जज्बात थे, जिसे अभय खत्म नहीं करना चाहता था। उसे आज भी अपना वादा याद था जिसे उसने नेहा का खत पढ़ने के बाद किया था। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी आव्या को देखते हुए अभय की आंखें तो सिकुड़ी, मगर जल्द ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। आव्या कमरे में आई और अभय के पूछे सवाल का जवाब देते हुए बोली, एक्चुअली मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी और जब भी ऐसा होता है मैं बाथटब में सोती हूँ, वहां मुझे नींद आ जाती है। ये कहते हुए आव्या को लगा जैसे उसकी इस बात पर अभय बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, मगर उसकी सोच के उलट अभय ने कहा, अक्सर ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूँ। आव्या ने सिर हिला दिया। तभी अभय ने उससे पूछा, क्या ये दोनों देर रात तक जागी थे? नहीं तो, ये दोनों तो कल टाइम पर सो गए थे, अब तक तो दोनों को उठ जाना चाहिए थे। कहते हुए आव्या ने अविका के माथे को छुआ और बोली, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। पिछले 3 महीने में ये पहली बार है जब ब्यूटी इतनी देर तक सोई है। अभय को अविका की चिंता नहीं थी, वो पहले भी ऐसा कर चुकी थी। वो हैरान तो अद्वैत को लेकर था। अचानक से कुछ सोचकर उसकी आंखें छोटी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा अपनी माँ के जैसा नहीं हो सकता। मैं दो पागलों को एक साथ नहीं झेल सकता। मन ही मन ये सोचते हुए अभय ने जोर से सिर झटका और अद्वैत को उठाने लगा।
ये देख आव्या बोली, आई थिंक तुम्हें उसे सोने देना चाहिए। उसकी बात से इनकार करते हुए अभय बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे इंश्योर करना होगा मेरा बेटा बड़ा होकर मुझ पर जाए। हाँ, पर तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी कर रहे हो? आव्या ने कहा। अब तक उसे लगता था सिर्फ अविका ही सबसे अलग और पॉजेसिव है, मगर अभय की आज की हरकत ने उसकी सोच को बदल दिया। ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी अभय जैसा बिजनेस टाइकून भी इम्पेशेंट एंड ओवर पॉजेसिव हो सकता है। थोड़ी ही देर में अद्विक रोते हुए जाग गया। ये देख अभय ने राहत की सांस ली। आव्या उन्हें छोड़ कमरे से चली गई। अभय अद्विक को गोद में लेते हुए बोला, माय सन, यू हैव टू बी लाइक मी, बी पंक्चुअल। ये सुनकर अद्विक ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर अविका उठ गई और उठते ही उसने अभय को डांटते हुए कहा, रुला दिया ना मेरे बेटे को। इस पर अभय ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो अब ये तुम्हारा बेटा हो गया। यही बात अगर मैंने कही होती तो क्या गलती से निकल गया मुंह से? मेरा मतलब तो हमारे बेटे से ही था। लाओ अब मुझे दो उसे, वो तुमसे शांत नहीं होगा। अभय की बात अभय को ताने की तरह लगी, मगर कहीं ना कहीं अविका सही भी थी। उसने अद्विक को अविका को दे दिया। माया की डिलीवरी का टाइम दोपहर का था। लारा माया की फैमिली को लेकर हॉस्पिटल चली गई। आव्या भी अपने काम से चली है। घर में सिर्फ अभय, अविका और अद्विक थे। आव्या ने पूरी दोपहर अभय को परेशान करके घर की सजावट करवाई, जबकि अभय उससे बार बार कहता रहा वो ये काम डिकोटर से करवा लेंगे, लेकिन अविका ने उसकी एक नहीं सुनी। वो खुद तो परेशान हुई, साथ में उसे भी किया। फिर खुशी से चहकते हुए अद्विक से बोली, बेबी आपका जूनियर सिबलिंग आने वाला है, आप एक्साइटेड हो ना? मम्मा तो बहुत एक्साइटेड है। इस पर अद्विक ने हंसते हुए जोर से जवाब की। अभय ध्यान से दोनों को देख रहा था और सोच रहा था, आखिर इसका बेटा उसे देखकर इतना खुश क्यों नहीं होता? क्या उसमें कुछ कमी थी? दोपहर के वक्त उन्हें पता चला डिलीवरी का टाइम दोपहर से शाम का हो गया है, इसलिए आज सभी हॉस्पिटल के पास वाले होटल में रात को रुकेंगे। ये खबर मिलते हो अविका बोली, हब्बी क्यों ना हम भी हॉस्पिटल के पास वाले होटल में ही रुके? होटल में क्यों, हम हॉस्पिटल में ही चलते हैं। अभय ने कहा तो अविका की मुस्कान गायब हो गई और वो बोली, नहीं मैं घर पर ही इंतजार कर लूंगी। ये सुनकर अभय हंस दिया। फिर अविका को हक करते हुए बोला, बस 2 रात की बात है, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। अविका ने कहा। दूसरी तरफ द नाइट नेटवर्क क्लब के रूम नंबर 311 में सन्नाटा पसरा हुआ था। बेड पर सो रही टीना को देखते हुए अजय की आंखें गहरी और खतरनाक हो चली थी। नॉर्मली वो हंसते रहने वाली में से था, शायद ही कभी किसी ने उसे इस हद तक गुस्से में देखा था। अजय कमरे से बाहर आया। रूम को लॉक करने के बाद वो मैनेजर के केबिन में आकर ठंडे लहजे में बोला, वो आदमी कहाँ है? मैनेजर एक बार फिर हैरान हुआ। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? मैनेजर ने डरते हुए पूछा, जबकि उसे कहीं न कहीं अंदाजा था अजय मोक्ष अग्रवाल के बारे में पूछा रहा है। उसके शक को सही साबित करते हुए अजय ने कहा, वही आदमी जिसके साथ वो आज रात बिताने वाली थी। 1 मिनट के लिए मैनेजर फ्रीज हो गया। नाइट नेटवर्क क्लब अपने क्लाइंट की प्राइवेसी को पहली प्रायोरिटी देता था, मगर आज अजय की लाल आंखें, बंदी मुठियां और उसके पास ठंडेपन को महसूस करते हुए मैनेजर ने मोक्ष का रूम नंबर अजय को बता दिया। रूम नंबर जानने के बाद अजय उल्टे पैरों से वहां से चला गया। उसके जाते ही मैनेजर ने सबसे पहले क्लब के स्टाफ को चौकन्ना किया, फिर होटल के ओनर को सिचुएशन की रिपोर्ट दी। इधर अजय के एक एक कदम मोक्ष के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। उसने डोर को 2 बार नॉक किया। कमरे के अंदर मध्यम रोशनी में गूंज रही कराहने की आवाज के बीच दखल पड़ते ही मोक्ष के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने दरवाजे की देखा और जोर से आवाज लगाते हुए पूछा, कौन है? हालांकि उसका ये पूछना बेकार था क्योंकि कमरा वॉइस प्रूफ था। दरवाजे पर फिर नॉक हुआ। इस बार मोक्ष को उठना पड़ा। झुझलाए हुए उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा, क्या काम? वो इससे आगे कुछ बोल पाता, एक मजबूत हाथ ने उसकी गर्दन जकड़ ली। एकदम से ऐसा होने से मोक्ष की सांसें अटक गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश में पहले हाथ चलाए, फिर पर नगर सब बेकार हुआ। अजय उसे गर्दन से दबोचे कमरे के अंदर आ गया। लात मारकर दरवाजा बंद करने के साथ ही उसने मोक्ष को नीचे गिरा दिया। फिर एक सरसरी नजर बेड पर डाली, जहां एक लड़की जिसकी उम्र यही कुछ 18-19 के आसपास थी, खुद को समेटे बैठी डरी हुई थी। अजय ने अपनी भरी आवाज में उससे कहा, बाथरूम में जाओ। ये सुनते ही वो लड़की बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही अजय ने दोबारा मोक्ष को देखा। मोक्ष जो कुछ समझते हुए खड़ा हुए था, उसने लगभग अजय पर चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? मैं कौन हूँ, मुझमें कितनी हिम्मत है, इसके बारे में आराम से बाद में बात करेंगे। पहले तू बता, उस लड़की को तू कैसे जानता है? अजय को लड़की के बारे में पूछता देख मोक्ष का गुस्सा छू मंतर हो गया और उसकी जगह टैडी मुस्कान ने ले ली। वो बोला, कहीं तुम उस सवाली लड़की की बात तो नहीं कर रहे? सांवली लड़की यानी टीना? मोक्ष का इशारा टीना की ओर था। अजय के एक्सप्रेशन और ज्यादा ठंडे हो गए।
मोक्ष ये देखकर हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही कहा, तो तुम वही हो, मुझे कहा गया था उस लड़की के साथ रात बिताने के बाद मेरा सामना तुमसे होगा। मेरी बदकिस्मती मैं उसके साथ सो नहीं पाया, पर देखो मेरा सामना तुमसे हो ही गया। मोक्ष की भद्दी बातें सुनकर अजय का उसकी जान ले लेना चाहता था, मगर उसने खुद को रोका और पूछा, किसने कहा था? तो मोक्ष बोला, बता दूंगा पर उसके लिए तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। अजय की आंखें सिकुड़ गई। मोक्ष सिगरेट जलाते हुए बेड पर बैठ गया और बहुत ही सीरियस टोन में बोला, मुझे प्रोजेक्ट टाइप 117 चाहिए, जो अभी अभय सिंघानिया की कंपनी के अंदर है। अगर तुम मुझे वो प्रोजेक्ट दिला दो तो मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बता दूंगा। अजय को हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसके लिए ये समझना और आसान हो गया टीना को फंसाया गया था, और जिसने भी यह किया था उसे टीना और उसके रिश्ते की खबर थी। अजय ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए उस इंसान ने कहा था? इस पर मुस्कुराते हुए मोक्ष बोला, तुम ऐसा समझ सकते हो। तो अजय बोला, ठीक है, तुम्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, अब मुझे उस इंसान का नाम बताओ। ये सुनते ही मोक्ष को खांसी आ गई। उसने हैरानी से आंखें फाड़ते हुए अजय को देखते हुए कहा, देखो भाई, इस वक्त मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। तो अजय बोला, क्या नाम है? वॉट? नाम क्या है तेरा? मोक्ष की हैरानी को नजरअंदाज करते हुए अजय ने पूछा। मोक्ष ने अपना नाम बताया। अजय ने कॉल किया और कुछ मिनट की बात करने के बाद वो जाकर सोफे पर बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद मोक्ष के पास एक कॉल आया और उसे पता चला जिस प्रोजेक्ट का जिक्र उसने अभी अजय से किया था वो उसे मिल गया है। मोक्ष अजय को नहीं जानता था, मगर अब वो समझ गया था उसके सामने बैठा आदमी अभय के लिए बहुत ज्यादा खास था, तभी तो उसने कंपनी का इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया था। वो अजय के सामने आया और अपने फोन में एक तस्वीर अजय को दिखाते हुए कहा, मुझे उस सवाली लड़की के साथ रात बिताने के लिए इस इंसान ने कहा था। अजय ने उस तस्वीर को देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो सोफे से उठा और कमरे से बाहर जाते जाते मोक्ष को टीना को भूल जाने की वार्निंग देता गया। रात का खाना अविका ने बनाया। अभय को सर्व करते हुए उसने बहुत ही प्यार से कहा, हब्बी खाकर बताओ कैसा बना है। तो अभय भी प्यार से मुस्कुराते हुए अविका से कहा, क्यों ना तुम ही मुझे खिला दो। ठीक है, पर बाद में तुम्हें भी मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा, कहकर अविका ने हाथों से एक बाइट अभय को खिलाया और बहुत ही बेसब्री के साथ उसकी तारीफ करने का इंतजार करने लगी। अभय ने ये देखा तो उसे परेशान करने के लिए वो जानबूझकर देर तक खाने को चबाता रहा, फिर बेमन से बोला, ठीक है, पर पहले जैसा नहीं है। क्या मतलब पहले जैसा नहीं है? अविका ने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा। तो अभय ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, यही कि अब इन हाथों में पहले जैसा जादू नहीं। तुम्हें यकीन नहीं तो तुम खुद चख कर देख लो। अविका ने थोड़ा परेशान होकर अपने हाथों देखते हुए बोली, मैंने तो यही पढ़ा था, बेबी के बाद लड़कियों के मोटे होने और बीमार होने की समस्या होती है। ये कभी नहीं सुना था हाथों का स्वाद भी चला जाता है। अविका की इस मासूमियत को देख अभय हंस पड़ा, तो अविका उसे डांटते हुए बोली, हब्बी तुम हंस रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। इस पर अभय उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, अरे मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं बस तुम्हें परेशान कर रहा था। वॉट? तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे? अविका ने अभय को आंखें दिखाते हुए कहा। अभय ने धीरे से सिर हिलाया और मासूम बनते हुए कहा, हाँ बस थोड़ा सा। तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। कहते हुए अविका अभय की गोद से उतरने लगी, तो अभय उसे कमर से पकड़कर वापस अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, हाँ बुरा तो मैं हूँ, पर दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। अब चलो गुस्सा थूक दो। नहीं मुझे नहीं थूकना, अविका ने नाक ऊंची करते हुए कहा। तो अभय बोला, अरे मैं सच में थूकने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो इस नाक पर बैठे गुस्से को खत्म करने को कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ और रहूंगी। कहते हुए अविका अपनी नाक अभय की बाजू पर रगड़ने लगी। अविका ये तुम क्या कर रही हो? अभय ने उसे रोकते हुए कहा। तो अविका आंखों को गोल गोल घुमाते घुमाते हुए बोली, मैं और ज्यादा नाराज होने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर अभय टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, पर मुझे तो लगता है तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। देखो अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। अभय के ये कहते ही अविका के कान खड़े हो गए। उसने चौंक कर अभय को देखा। अभय शरारत से मुस्कुरा देख अविका उसकी गोद से उतर गई। खुद को नॉर्मल दिखाते हुए उसने कहा, अब हमें खाना खाना चाहिए। वो अभय से दूर जाकर बैठ गई, जैसे उसे डर ही आज अभय सबकी गैरमौजूदगी में उसके साथ कहीं भी कुछ भी कर सकता हो। अभय ने आह भरी। कभी कभी अविका को देखकर लगता था जैसे अभय उसे हर वक्त बस टॉर्चर करने के मूड ही रहता हो, जबकि होता इसका उल्टा था। अविका ने डिनर के बीच दोबारा अभि को नहीं देखा। डिनर के बाद वो अभय से नजरें चुराते हुए बोली, मैं बेबी के पास जा रही हूँ। इतना कह वो तेजी से आह से भाग गई, जैसे अभय उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा हो। अभय ने गहरी सांस ली और अपना डिनर कंटिन्यू रखा। इसी बीच आव्या वापस आ गई। अभय को अकेले डिनर करता देख वो उसने पूछा, तुम अकेले डिनर कर रहे हो, ब्यूटी कहाँ है?
तो अभय बोला, मेमना भेड़िए के डर से कमरे में छिपकर बैठी है। आव्या को अभय के कहने का मतलब समझ नहीं आया तो उसने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि अविका रूम में है। वैसे तुमने डिनर किया? अगर नहीं किया हो तो कर लो, आज तुम्हारी ब्यूटी ने अपने हाथों से खाना बनाया है। उसे खाना बनाना आता है? आव्या ने हैरानी जताई, फिर चमकती आंखों से खाने की तरफ देखने लगी, जैसे सालों बाद उसे किसी ने खाने के लिए पूछा हो। अभय ने उसकी आंखों की चमक देखी तो उसे इंसिस्ट करते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, अगर भूख लगी हो तो खा लो और खाना पसंद आए तो उसकी तारीफ करना मत भूलना। जा जरूर, कह आव्या डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। पहला निवाला लेने के बाद ही वो अविका की तारीफ करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था ब्यूटी इतना टेस्टी खाना बनाती है। तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता है। अभय ने ऐसे कहा जैसे वो आव्या को अविका से वार्न कर रहा हो। करीब करीब 1.5 साल अविका के साथ रहने के बाद आज तक वो अपनी बीवी को समझ नहीं पाया था। इनफैक्ट इन 1.5 सालों में उसे हमेशा अविका ने शॉक ही दिया था। आव्या ने एक नजर अभय को देखा, फिर बोली, ये तो सच है, मैं अभी कुछ नहीं जानती, पर कोई नहीं, धीरे धीरे ही सही, एक दिन मैं उसके बारे में सब जान जाऊंगी। अभय ने पहले डिनर खत्म किया, मगर वो वहां से गया नहीं बल्कि आव्या को देखता रहा। उसकी तपती नजरें खुद पर पाकर आव्या ने कहा, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो अभय बोला, तुम जानती हो मुझे क्या पूछना है? ये सुनकर आव्या ने अभय को देखा और बहुत ही सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, अभय, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, मैं उसे तुम्हें नहीं सौंप सकती। पर क्यों? तुम दिया को अपने पास क्यों रखना चाहती हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आखिर उस लड़की को लेकर तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? अभय के सवाल का जवाब देने की बजाय आव्या ने उल्टा उससे सवाल पूछ लिया। अभय कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बोला, आव्या, मुझे वो वापस चाहिए। अगर तुमने मुझे दिया को वापस नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हें अविका से दूर करना पड़ेगा। अभय की इस बात ने खाती आव्या के हाथ को हवा में ही रोक दिया। उसने त्योरियां चढ़ाकर अभय को घूरा। अभय ने एक टेडी स्माइल की और वहां से चला गया। उसके जाते ही आव्या कड़वाहट से हंस पड़ी। अभय, तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक वो खुद ऐसा नहीं चाहती। इंडिया में सुबह का सूरज निकल चुका था। अजय हाथों को बांधे सोफे पर बैठा फोन में आंखें गड़ाए हुए था। तभी उसे टीना की उठने की आहट मिली और वो सोफे से उठकर बेड के पास आ गया। टीना ने उठते ही अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने उस इंसान को नहीं देखा और बेड से उतरते हुए बोली, बात रात की हुई थी, तुम अब तक यहाँ क्यों हो? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो तुमने खुद को दांव पर लगा दिया? अचानक से अजय की गुस्से से भरी आवाज सुनकर बाथरूम की तरफ बढ़ रहे टीना के कदम थम गए। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हुई, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने मुस्कुराए हुए अजय को देखते हुए कहा, तुम यहाँ? मैंने तो रात नए क्लाइंट के साथ बिताने वाली थी, उम्मीद नहीं की थी पुराने क्लाइंट से मेरी मुलाकात हो जाएगी। खैर कोई नहीं, ये बताओ रात कैसी गई? अजय टीना के मुंह से ये सब सुनकर गुस्से से उबल पड़ा। उसे कंधे से पकड़कर दीवार से लगाते हुए उसने दांत बींचते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? ऑफकोर्स मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ और ऐसा तो है नहीं तुम ये सब पहली बार सुन रहे हो, हम पहले भी तो ऐसे ही बात किया करते थे। टीना ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान अजय के दिल में मिर्च सी जलन पैदा कर रही थी। उसने कहा, हाँ होती थी हमारे बीच ऐसी बातें, पर तब उन बातों में किसी तीसरे का जिक्र नहीं था। उस वक्त सिर्फ मैं और तुम हुआ करते थे। सही कहा तुमने, हम हमेशा से मैं और तुम ही थे, तब भी और अब भी। बस फर्क इतना है, उस मैं और तुम में एक वो भी शामिल हो गया है। लेकिन तुम्हें इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? क्या तुम भूल गए हो मैं तुमसे हर रात की पेमेंट लिया करती थी? टीना ने कहा। जो बातें अजय के लिए कभी मायने नहीं रखती थी, आज टीना से वो सब सुनकर उसके हाथ कांप उठे। बेशक वो जानता था टीना उसके साथ पैसों के लिए थी, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी। एक बार उसने मजाक मजाक में कहा था, जिस दिन मेरे पिता ठीक हो गए उस दिन मैं अपने आप को इस जिंदगी से आजाद कर दूंगी। आज उसके पिता ठीक हो चुके थे, लेकिन वो आज भी जिंदा दर्द में थी, एक ऐसे दर्द में जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। अजय के होंठ खामोश हो चुके थे। टीना ने खुद को उससे छुड़ाया और वॉशरूम में आ गई। मिरर में खुद को देखते हुए उसकी आंखें रो पड़ी। वही अविका बार बार लगातार घड़ी में टाइम देख हुए एक ही सवाल पूछ रही थी, हब्बी तुमको की लगता है माया दी को बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल? और अभय हर बार उसे एक ही जवाब दे रहा था, कुछ वक्त बाद तुम्हें पता चल जाएगा। अविका के सवालों की झड़ियों को फुल स्टॉप लगाते हुए अभय का फोन रिंग हुआ। राघव का नंबर देख अविका की आंखें चमक उठी। अभय ने कॉल रिसीव करके फोन कान पे लगाया तो अविका ने अपने कान उसके कान से चिपका दिए ताकि वो भी उनकी बातें सुन सके। हाँ बोलो, क्या खबर है? अभय के पूछने पर राघव ने कहा, इट्स अ बेबी बॉय। बेबी बॉय मतलब जूनियर आया है। अविका खुशी से चीख पड़ी। अभय ने घूरकर उसे देखा और बाय करते छुए बाथरूम में चला गया। वहीं अविका अद्विक को लेकर कमरे में झूमते हुए बोली,
बेबी, आपका छोटा भाई आ गया। आप खुश हो ना? अब आप दोनों साथ साथ बड़े होंगे, साथ साथ खेलोगे, साथ साथ स्कूल जाओगे। इधर अविका खुशियां मना रही थी, वही अभय राघव की बात सुनकर सीरियस हो गया था। डिलीवरी के वक्त माया की बच्चेदानी के फट जाने के कारण उसकी हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अच्छी बात यह थी कि बच्चा और माया अब दोनों ही खतरे से बाहर थे, लेकिन अब दोनों को लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में रहना होगा। अभय ने पूछा, डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्हें कितने दिन हॉस्पिटल में रहना होगा? इस पर राघव बोला, 1 वीक या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। अभय ने कुछ और समय राघव से बात की और कमरे में लौट आया। अविका को खुश देख उसे कुछ ना बताने का डिवाइड किया। वही अजय आंखें बंद करके अपने माथे को पकड़े सोफे पर बैठ गया था। वो गहरी सोच और पछतावे में था। बाथरूम से बाहर आकर टीना ने उसे एक नजर देखा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर जाने लगी, मगर दरवाजा लॉक होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाई। थोड़ा झिझकते हुए वो अजय के पास आई और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए उसने कहा, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। अजय, जो अब तक बहुत शांत था, टीना की आवाज सुनते ही उसने उसे देखा। उसकी आंखें लाल और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे ऐसे देख टीना डर गई, क्योंकि एक बार पहले भी उसने यही अजय को इसी अवतार में देखा था और उस दिन उसने अपना बच्चा खोने में साथ साथ जीने की उम्मीद भी खो दी थी। अजय उठा और टीना के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और बहुत ही ठंडी, शांत मगर भारी आवाज में कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अजय उठा और टीना के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और बहुत ही ठंडी, शांत मगर भारी आवाज में कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? टीना को नहीं लगा था अजय एक बार फिर उससे सवाल करेगा। जैसा वो पहले था, अब तक उसे गुस्से में वहां से चले जाना चाहिए था। टीना खामोश रही। उसकी खामोशी अजय को चुभने लगी। धीरे धीरे उसकी पकड़ टाइट होती है, जिससे टीना को दर्द होने लगा। वो जब तक सह सकती थी तब तक वो शांत रही और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने रुआसी होकर कहा, अजय, मुझे दर्द हो रहा है। उसका मासूम भोला चेहरा देखकर एक पल के लिए अजय का दिल पिघला, मगर अगले ही पल वो फिर कठोरता की मूरत बनते हुए बोला, दर्द मुझे भी हो रहा है। अगर तुम चाहती हो हम दोनों इस दर्द से बाहर निकल जाए तो प्लीज मुझे बताओ टीना, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो तुमने खुद को दांव पर लगा दिया? मुझे रीजन जानना है, और जब तक तुम मुझे वो नहीं बता देती, ना तो मैं यहाँ से जाऊंगा ना ही तुम्हें जाने दूंगा। धीरे धीरे अजय की आवाज कमजोर पड़ती गई और आखिरी के शब्दों को कहने के बाद वो जाकर बेड पर ऐसे गिर पड़ा जैसे उसके शरीर में अब जान ही ना बची हो। उसे निढाल होता देख टीना भी वही फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पूरी कोशिश कर रही थी खुद को रोने से रोकने के लिए। क्यों, आखिर क्यों जानना चाहते हो तुम? क्या रिश्ता है हमारा? किस हक से तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? उन्हें कब से मुझसे फर्क पड़ने लगा? मन ही मन ये कहते हुए टीना ने अपने दोनों पैरों के बीच में अपना सिर छिपा लिया और सिसक कर रो पड़ी। बेड पर लेटा अजय टीना की रोने की आवाज को सुन पा रहा था। छत की सीलिंग को देखते हुए उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर वो खामोश चुपचाप बेड पर लेटा रहा। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और इस बीच दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। खामोशी को चीरते हुए अजय का फोन बजा। पहले तो उसने कॉल को इग्नोर किया, मगर जब बार बार फोन रिंग होता रहा तो उसने कॉल पिक किया और झुझलाया सा बोल पड़ा, क्या काम है? क्यों परेशान कर रहा है? मैंने कहा था ना आज मुझे कॉल करके परेशान मत करना। कॉल के दूसरी तरफ गौरव था। अजय की खुजलत का जवाब देते हुए उसने भी उसी के लहजे में कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुझे परेशान करने का। वो तो टीम जानना चाहती थी तूने बिग बॉस को ऐसा भी क्या कह दिया जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना। ये सुनते ही अजय के कान खड़े हो गए। एकदम से उठकर बैठते हुए उसने हैरानी से कहा, हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल, पिछली शाम को ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। वो तो हमें अभी उनके असिस्टेंट से पता चला, उनकी हालत तुझे से बात करने के बाद खराब हुई। तूने बिग बॉस से ऐसा भी क्या कह दिया जो उनकी तबीयत खराब हो गई? गौरव के इन सभी सवालों को सुनकर अजय एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर अगले ही पल उसने बेहद ही कठोरता के साथ कहा, मैंने उन्हें बस हम सबसे दूर रहने को कहा। और क्या? और यह कि मैंने उन्हें उनके बेटे के बारे में बताया। उनका बेटा उनसे बेहद नफरत करता है, इतना कि उसे उनके करने जीने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इससे ज्यादा उनसे कुछ नहीं कहा था। अब अगर तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल गया हो तो मैं फोन रख रहा हूँ। इधर अपनी बात पूरी करके अजय ने फोन रखा दिया। सही गौरव के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। क्या हुआ, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? श्रेया से पूछा। क्या अजय ने कुछ बताया? जरूर उसने कुछ तो ऐसा कहा है जो यह इतना हैरान है, श्वेता ने कहा। वो इस वक्त हॉस्पिटल की लॉबी में खड़े थे। उन दोनों के साथ रघु, रजत भी थे। वही हिस्पित में दोनों को निशा और करण से भी मिल चुके थे। सभी को एक नजर देखने के बाद गौरव बोला, अजय ने कहा उसने बिग बॉस को उनके बेटे के बारे में बता दिया। क्या किसी और को बिग बॉस के बेटे के बारे में पता है? सभी सोच में डूब गए, क्योंकि किसी को भी रंजीत मेहरा के बेटे के बारे में नहीं पता था। रघु बोला, अब जिसने हमें उसके बेटे की खबर दी है वही हमें नाम भी बताएगा। सबने गौरव को ऐसे देखा जैसे वो उसके कॉल करने के इंतजार में खड़े हो।
गौरव ने मुंह बनाते हुए कहा, भूल जाओ सब, मैं उस पागल के पास तुम्हारा फोन नहीं करूंगा। पता एनएचआई किस बात पर भड़का पड़ा है। ठीक है, मैं खुद कॉल कर लेती हूँ, गौरव की इनकार पर श्रेया ने कहा और अजय का नंबर डायल कर दिया। लेकिन अब तक अजय ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। बेड पर बैठा वो जानलेवा नजरों से टीना को देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे अब उससे टीना की खामोशी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसकी तपती नजरों को महसूस करते हुए टीना ने उसकी तरफ देखा। अब तक उसकी आंखें आंसुओं से खाली हो चुकी थी। अगर कुछ रह गया था तो वो था इसके चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान जो इस वक्त उसे दयनीय दिखा रहे थे। अजय की आंखों में देखते हुए उसने अपने होंठों को खोला। वो कुछ कहना चाहती थी मगर चुप हो गई और फिर से अपने पैरों पर अपने सिर को टीका का चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अजय कुछ और देर उसे ऐसा ही खामोशी से देखता रहा, फिर उसके पास आकर बैठते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। उसके ये शब्द सुनकर एक बार फिर टीना की आंखें भर आई, मगर उसने अजय की तरफ नहीं देखा। अजय ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया और बोला, टीना, शायद मैं तुम्हारी नजरों में मांगी लायक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम उसके चले जाने से मुझसे नफरत करने लगी हो, पर मेरा यकीन करो, जितना दर्द तुम्हें उसके जाने का उससे कहीं ज्यादा दर्द मेरे दिल में उसे खोने का है। यहाँ उससे अजय का मतलब उनके अजन्मे बच्चे से था, जो अब इस दुनिया से जा चुका था। अजय ने आगे कहा, मेरी वजह से वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। हालांकि उस वक्त मैं खुद भी यही चाहता था। अगर वो इस दुनिया में आता भी तो जैसा मैं उस वक्त था शायद कभी उसे नहीं अपनाता। लोग उसे उसके बाप के नाम के ताने देते, उस पर उंगली उठाते और वो तुमसे हर दिन अपने पिता के बारे में पूछता। शायद उसे तुम मेरा नाम बता भी देती, लेकिन हमारे बीच उस वक्त जो रिश्ता था इस तुम कभी नहीं बता पाती। उसके साथ साथ तुम भी घुटती रहती, जैसे मैं घुटता आया हूँ। कहते कहते अजय रुक गया। उसकी आंखों में उसका बचपन के सभी दर्दनाक पल एक साथ दौड़ पड़े। वो 6 साल का था। उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ अपने आशिक के घर चली गई। पिता ने आकर कहा वो उनकी औलाद नहीं। दोनों उसे 6 साल की उम्र में अकेला छोड़ गए। वो 6 साल का बच्चा जिंदगी से लड़ता रहा। आखिर में उसे कुछ अपने भी मिले, लेकिन तब तक उसे परिवार नाम से नफरत हो गई थी। कहते हैं इंसान खुद को सबसे बेहतर समझता है, बस वो अपने आप को कभी गलत नहीं ठहराया। अजय के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो अच्छे से जानता था वो कभी एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। उसे डर था कहीं उसकी औलाद को भी उसकी तरह ही जिंदगी ना जीनी पड़े। वो नहीं चाहता था एक और अजय पैदा हो। आज अजय ने टीना सामने अपने जिंदगी के उस पन्ने को खोलकर रख दिया था, जिसके बारे में सिर्फ दो जानता था। अपनी बीती टीना को बताते हुए अजय दर्द के साए में डूब गया। आज पहली बार टीना ने उसे इतना कमजोर देखा था। अजय ने अपनी बात खत्म करते हुए टीना की आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारी कौन सी मजबूरी तुम्हें इस जगह ले आए, बस इतना कहना चाहता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर दूंगा, हम साथ रह सकते हैं, उसे भी इस दुनिया में वापस ला सकते हैं, बस मुझे एक मौका दे दो। राधिका को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी उसे बलदेव का ख्याल आया। उसने थोड़ा ध्यान से सोचा और उसे उसके फार्म हाउस का एड्रेस याद आ गया। जब वो पहली बार गई थी तभी उसने वहां का एड्रेस बोर्ड देख लिया था और उसे अभी भी वह याद था। उसने ऑटो ड्राइवर को वहां का पता बताया और ऑटो में बैठ गए। उसे नहीं पता था वही सही कर रही है या नहीं, मगर अभी उसके पास सिर्फ एक वही था जिसे वह जानती थी। वो अपने किसी रिलेटिव के घर नहीं जाना चाहती थी और ना ही अपने घर वापस जा सकती थी। उन दोनों जगहों पर अभय के लोगों का आने का खतरा था और अब वो किसी भी हालत में उस जगह वापस नहीं जाना चाहती थी। राधिका अभी अभी अपने फैसले से बेचैन थी, उसी बारे में सोच रही थी कि तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम हम पहुंच गए। राधिका ने ऑटो से बाहर देखा और उसे वो जगह जाने पहचाने लगी और उसे ऑटो वाले को पैसे दिए और कुछ ऑटो से बाहर निकलकर अपने आसपास देखते हुए सोचने लगी, क्या ये सही रहेगा? क्या सच में मुझे वहां जाना चाहिए? अगर उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया तो फिर मैं इतनी रात में कहां जाऊंगी? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। पिछली बार तो उसने मेरी रात में हेल्प की थी, हो सकता है वो दोबारा मेरी हेल्प कर दे। राधिका ने खुद को तसल्ली दिलाई और अपने कदम बलदेव के फार्म हाउस की तरफ मोड़ लिए। कुछ ही देर में वह एंट्री गेट पर खड़ी थी। उसे देखते ही वहां की बॉडीगार्ड ने उसे पहचान लिया, लेकिन राधिका के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला था, इसलिए वो उसे अंदर जाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने उसे वहीं रोक लिया और ऊपर से परमिशन आने का वेट करने लगे। 3 घंटे बाद बलदेव की फॉरेन की फ्लाइट थी। वो पैकिंग कर रहा था तभी उसे कमरे में हेमंत आया। उसने कहा, बॉस वो लड़की यहाँ आई हुई है। बलदेव ने उसे कंफ्यूज होकर देखा और पूछा, तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? कहने के साथ ही जैसे उसे अगले पर कुछ याद आया, क्या तुम राधिका की बात कर रहे हो? बलदेव के मुंह से राधिका का नाम सुनकर हेमंत को थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले बलदेव कई सारी लड़कियों से मिला था मगर उसे किसी का भी नाम याद नहीं था। पर यह लड़की शायद उसके बाद के लिए कुछ ज्यादा ही खास हो गई थी। इससे पहले वो उसे एक बार फार्म हाउस भी लाया था और उसे अभी तक उस लड़की का नाम याद था। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, यस बॉस, यह वही लड़की है। बलदेव ने ये सुना और उसे थोड़ा अजीब लगा।
उसे पता था राधिका और उसकी पूरी फैमिली अभय के गिरफ्त में है, तो फिर वो अचानक से उससे मिलने उसके फार्म हाउस कैसे आ सकती थी? क्या इसका मतलब ये हो सकता है अभय ने उसे और उसकी फैमिली को रिहा कर दिया हो? अगर ऐसा था तो उसके आदमियों ने उसे फोन क्यों नहीं किया? इस वक्त बलदेव के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे राधिका से ज्यादा इस बात को जानने में इंटरेस्ट था कि आखिरकार राधिका की फैमिली ने ऐसा भी क्या कर दिया कि अभय उनसे नाराज हो गया। वो इस बारे में सोच रहा था कि तभी हेमंत ने पूछा, बॉस क्या करना है, क्या मुझसे वापस भेज दूं? बलदेव ने इस बारे में कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा, काम करो, उसे अंदर ले आओ और हाँ, फ्लाइट को भी कैंसिल कर दो। फ्लाइट कैंसिल कर दो? हेमंत ने ये शब्द दोहराए और हैरानी से बलदेव को देखा और सीरियस होते हुए कहा, बॉस आर यू सीरियस? क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए, वो भी उस लड़की के लिए? आपको पता होना चाहिए इस वक्त आपको फौरन जाकर ट्रीटमेंट करवाना कितना जरूरी है, फिर भी आप रुकना चाहते हैं। बलदेव हेमंत की चिंता को समझ रहा था। उसे सिर हिलाया और कहा, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बस आज की फ्लाइट कैंसिल करने को बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं फौरन कल चला जाऊं। अभी के लिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। हेमंत कुछ और भी कहना चाहता था मगर वो शांत रहा और बोला, ओके बॉस, और वहां से चला गया। कुछ देर में राधिका के लिए बलदेव के फार्म हाउस का दरवाजा खुल गया। वो लकी थी कि बलदेव आज यही था, वरना उसे पूरी रात बाहर बितानी पड़ती। जब राधिका लिविंग रूम में आए तब बलदेव पहले से ही सोफे पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही एकदम से राधिका की हिम्मत नहीं जवाब दे दिया और उसने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। बलदेव ने कहा, बैठ जाओ। राधिका सोफे पर बैठ गई। उसने अभी भी नजर नीचे झुकाई हुई थी। बलदेव कुछ देर शांत रहा। मेड ने कुछ मिनट में राधिका के खाने पीने का बहुत सारा सामान उसके सामने रख दिया। राधिका को यह नहीं बताना चाहता था कि उसके आदमी हमेशा उसके परिवार पर नजर रखते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि बलदेव राधिका के साथ रात बिता चुका था और हर लड़की की तरह उसे उसके ऊपर भी नजर रखनी थी। उसने नॉर्मली पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? इस सवाल की पहले ही उम्मीद थी और उसने इसके कई सारे जवाब सोचे थे, उसे सारे ही बेबुनियाद लगे। उसने उसे सच बताने का सोचा। वो दरअसल मुझसे और मेरी फैमिली से एक गलती हो गई थी और इसी वजह से हमें बहुत कुछ रहना पड़ा। मेरी मॉम डैड और मेरी छोटी बहन अभी भी उस आदमी की गिरफ्त में है और काफी बुरी कंडीशन, काफी बुरी है। मुझे किसी तरह से वहां से निकलने का मौका मिल गया। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मॉम डैड को मुसीबत में छोड़कर चली आई ताकि मैं उनके लिए कोई मदद ढूंढ सकूं। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए यहाँ आ गई। अपनी बीती टीना को बताते हुए अजय दर्द के साए में डूब गया। आज पहली बार टीना ने उसे इतना कमजोर देखा था। अजय ने अपनी बात खत्म करते हुए टीना की आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारी कौन सी मजबूरी तुम्हें इस जगह ले आए, बस इतना कहना चाहता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर दूंगा, हम साथ रह सकते हैं, उसे भी इस दुनिया में वापस ला सकते हैं, बस मुझे एक मौका दे दो। ये कहते हुए अजय ने अपना हाथ टीना की तरफ बढ़ा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। टीना ने अजय के कपकपाते हाथों को देखा, फिर अजय के उम्मीद से भरे चेहरे को। दर्द उसकी आंखों में भी था। उसका दिल अजय के गले लग जाने को कह रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपनी 25 साल की जिंदगी में उसने इतने दर्द बर्दाश्त किए थे कि अब उसमें और दर्द सहने की हिम्मत नहीं थी। आज रात अगर अजय इसके कमरे में ना होता तो अब तक वो खुद को खत्म कर चुकी हो। उसने अजय से कहा, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं, और फेर लिया। वो अपने आंसू छुपा रही थी। अजय उसे देख तो नहीं सकता था मगर उसकी सिसकियों की आवाज को जरूर सुन सकता था। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, तुम्हें मेरा हाथ थामने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे आंसुओं ने मुझे तुम्हारे दिल का हर हाल बयां कर दिया है। अजय टीना से बोला, तुम मेरे लायक हो या नहीं इसका फैसला मैं पहले ही कर चुका हूं। इतना कहकर अजय ने टीना को अपनी तरफ खींच लिया। टीना उसके सीने से जा लगी। आंखों में आंसू लिए वो अजय की आंखों में देखने लगी। तभी उसे अपने चेहरे पर अजय के गर्म हाथों की छुअन का एहसास हुआ। वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम सुंदर हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुम्हारा रंग भी सांवला है और मैं दूध सा सफेद। ये सुनकर टीना की आंसुओं से भरी आंखों में एकदम से नाराजगी भर गई। वो अजय का हाथ दूर झटक दिया और खुद भी उससे दूर होते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं सवाली हूँ, और यह भी मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं, इसलिए कह रही हूँ, मेरा पीछे आना बंद करो। मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम फिर गलती कर रही हो। मैंने कहा ना, मैंने अपना फैसला ले लिया है। कहते हुए अजय ने फिर टीना को अपनी तरफ खींच लिया। उसे बाहों में भरते हुए उसने आगे कहा, तुम्हें अपना बनाने का फैसला। इस बार अजय बहुत ज्यादा सीरियस था। खैर टीना भी कुछ कम सीरियस नहीं थी। उसने कहा, पर मैं अब तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती, मुझे जाने दो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो, अजय ने टेडी मुस्कान के साथ कहा। टीना ने एक पल उसे घूर कर देखा और अगले ही पल वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अजय, बात को समझो, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ। शायद तुम नहीं जानते मैं इस क्लब में क्यों आई थी। अगर तुम ये जानते तो तुम कभी मुझे अपना बनाने के बारे में नहीं सोचते।
टीना ने अजय की दुखती नस पर हाथ रख दिया था। अजय की आंखें एकदम से खतरनाक हो गई और उसके सामने मोक्ष अग्रवाल का चेहरा घूमने लगा। अगर वो सही समय पर क्लब नहीं आया होता तो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। उसने सीरियस होकर टीना से कहा, तुम यहाँ क्यों आई थी? मुझे जवाब दो। क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें खुद को इतना नीचे गिराने की जरूरत पड़ गई? अजय की आवाज में गुस्सा साफ था। टीना ने नजरें झुका ली। वो अजय को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, और बताती भी तो क्या बताती, क्यों उसने खुद को एक गैर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार किया। एक स्वाभिमानी लड़की ऐसा कुछ करने का सोचना तो दूर, अगर ऐसी नौबत भी आए तो मरना पसंद करेगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, टीना ने कहा और अजय से दूर जाकर खड़ी हो गई। अजय ने उसे कुछ सेकंड गहरी आंखों से देखा, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, टीना ने बिना किसी झिझक के कहा और अपने कपड़ों को सही करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इससे पहले वो दरवाजा खोलती अजय ने उसका पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ बाथरूम में ले आया, फिर जबरदस्ती उसके कपड़ों को उतारने लगा। अजय, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, टीना बार बार अजय को रोकने के लिए कहती रही, मगर अजय ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिर में जब टीना को लगा अजय उसके साथ फिर सही सब दोहराने वाला है, उसने आंखें बंद कर ली। उसकी सोच के बिल्कुल उलट अजय ने उसे उठाकर बाथटब में लिटा दिया। टीना चौंक कर आसपास देखा, फिर अजय को। उसकी आंखों में कई सवाल थे, जिनका जवाब देते हुए अजय ने गंभीरता से कहा, आज मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से तुम्हें किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ काट डालूंगा। याद रहे, तुम अब मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरे वापस आने से पहले खुद को अच्छे से साफ कर लो। ये सब कहते हुए अजय के दिमाग में बार बार मोक्ष के चेहरा आ रहा था। वो तो अच्छा था उसने टीना को मोक्ष के साथ नहीं देखा था, वरना अब तक वो क्या कर चुका होता उसे खुद भी नहीं पता था। अजय चला गया। बाथटब में लेटी टीना कसमश में खो गई। उसे अजय को खुद के लिए पोसेसिव होता देखना पसंद था, मगर जो स्टेप उसने लास्ट नाइट लिया था अब वो उसके दिल में गिल्ट बन चुका था। अजय ने अपने आदमियों को एक लड़की की तस्वीर दिखाई। यह वही तस्वीर थी जो मोक्ष ने उसे दिखाई थी और बताया था, यह वही लड़की है जिसने मुझे टीना के साथ रात बिताने को कहा था। अजय रात भर इस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसे शक था कहीं यह लड़की भी उसके पास्ट का कोई हिस्सा ना हो। बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे में पहुंच चुका था कि वो इस लड़की को नहीं जानता। अजय खुद इस लड़की के बारे में पता लगाना चाहता था, मगर इस वक्त वो टीना के साथ रहना चाहता था। उसने अपने आदमियों से कहा, इस लड़की के बारे में पता करो, और यह लड़की और टीना एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। आपने आदमियों को ऑर्डर देने के बाद अजय रूम में आ गया। वो अपने साथ टीना के लिए कुछ नए कपड़े लाया था। जब टीना उन कपड़ों को पहनकर तैयार हुई तो अजय उसे देखता ही रह गया। टीना खुद भी खुद को सिल्वर रंग के साड़ी में देखकर देखती ही रह गई। अचानक से उसे अजय की आवाज आई, मैं आज के आज सगाई करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं आज ही शादी कर लेता, मगर बॉस और मैडम दोनों यहाँ नहीं है, इसलिए शादी का प्लान मैं कुछ वक्त के लिए टाल रहा हूँ। रात से पहले रॉयल विला को डेकोरेट कर दो और सभी को इनविटेशन भेज दो। ये सब सुनकर टीना सदमे में जा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। रॉयल विला के हॉल एक बार फिर दुल्हन की तरह सज चुका था। कहने को तो यह अभय का बंगला था, लेकिन उसकी टीम का यही ठिकाना था जहां वो बिना किसी झिझक के पूरे हक से रह सकते थे। रघु, गौरव, अमृत, निशा, करण, श्रेया, श्वेता, रजत के साथ विला का सभी स्टाफ हॉल में मौजूद था। अजय ने जिस शख्स से बात की थी वो विला का मैनेजर था और इस वक्त वो सभी के निशाने पर था। अजय ने उन्हें अभी सगाई के बारे में बताने से मना किया था। स्टेज के पीछे की वॉल पर डेकोरेशन में लिखा गया, एंगेजमेंट सेरेमनी। मगर यह एंगेजमेंट सेरेमनी थी किसकी? यहाँ किसकी सगाई होने जा रही है? जैस्पर के साथ वहां आते हुए तेजस ने चमकती आंखों से चारों तरफ देखते हुए पूछा। जवाब में रघु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये सवाल तो हमें तुझसे पूछना चाहिए। विला में सबसे ज्यादा तू ही तो रहता है। तो तेजस मुंह बनाते हुए बोला, रघु भाई, मैं यहाँ रहता हूँ इसका मतलब ये तो नहीं मैं पूरे वक्त सबकी निगरानी करता हूँ। वैसे भी मैडम के जाने के बाद मेरा पूरा समय विला के सेकंड हिस्से में ही गुजरता है। सभी इंतजार में बैठ गए। लजीज खानों की खुशबू से उनके पेट में चूहे खुद रहे थे। गौरव खड़ा हुआ और खाने की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा, मैं तो चला पेट पूजा करने। उसके पीछे तेजस और रघु भी चले गए। तभी निशा की हैरानी भरी आवाज आई, अजय, ये सब क्या है? सबने दरवाजे से अंदर आ रहे अजय के साथ टीना को हैरानी से देखने लगे। टीना, जिसके बारे में सभी जानते थे और यह भी कि अब वो दोनों साथ नहीं थे। सबकी हैरानी भरी नजरें खुद पर पाकर टीना के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो घबरा रही थी। वैसे तो उसने सबके बारे में सुना था और कुछ से उसकी मुलाकात भी हुई थी। अजय उसका हाथ थामे हाल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसने टीना को कमर से पकड़कर खुद के करीब हुआ और एक प्राउड स्माइल के साथ बोला, मेरे यारो, मैंने तुम सबकी बात को मानते हुए सुधरने का फैसला कर लिया है। इससे मिलो।
तुम्हारी भाभी, मुझे सुधारने की जिम्मेदारी मैं इन्हें ही दे रहा हूँ। भाभी। टीम के सारे लड़कों ने शॉक्ड होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, यकीनन तूने जिंदगी में पहली बार सही फैसला लिया है। श्वेता बोली, मानना पड़ेगा, यह फैसला उतना ही खूबसूरत है जितना हमने सोचा था। तभी पीछे से आगे आते हुए निशा ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, यह इंसान ने सुधरने का फैसला कर लिया। सच में कहीं मैं शौक से बेहोश ना हो जाऊं। निशा अजय को टीच करना चाहती थी। अजय ने उल्टा उसे टीच करते हुए मैनेजर से बोला, तुम्हें मैंने मना किया था इस चलते फिरते ड्रामेबाज को बुलाने से। निशा का मुंह बन गया। वो बोली, मुझे भी तेरी आगे में का कोई शौक नहीं है, मैं तो इसलिए आ गई क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ फंक्शन तेरी सगाई का। इनकी नोक-झोंक तो का सिलसिला पुराना था। सभी हंस दिए सिवाय रजत के। ऐसी सिचुएशन में रजत और राघव दो ऐसे इंसान थे जो बहुत सीरियस रहा करते थे। रजत ने टीना से पूछा, रूम अजय से सगाई अपने मन से कर रही हो ना, कहीं इसने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं किया। सब सीरियस हो गए, अजय भी। सबने टीना को देखा, अजय ने भी। असल में उसने टीना से अब तक सगाई को लेकर कुछ पूछा ही नहीं था, वो तो डायरेक्ट उसे ले आया था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी मर्जी होगी तभी यह सगाई होगी। रजत की बात सुनकर अजय ने जिद्दी होकर कहा, ये सगाई होगी, पीर चाहे इसमें इसकी मर्जी है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। सबने अजय को ऐसे देखा जैसे अजय ये सगाई जबरदस्ती कर रहा हो। तभी टीना ने कुछ ने कुछ कहा जिसे सुनकर उनके एक्सप्रेशन में एक और हैरानी शामिल हो गई। मैं अजय का साथ चाहती हूँ, पर मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं। आप सब इनके अच्छे दोस्त हैं, इन्हें समझ जाइए ना, इन्हें बहुत सी अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। मैं तो। टीना इस आगे कुछ कह नहीं पाई। अजय के जो हाथ उसके कमर पर थे अब उसके मुंह को बंद कर चुके थे। अजय ने सबसे कहा, ये पागल हो गई है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर उसने मैनेजर को देखते हुए कहा, पंडित कहाँ है, उसे बुलाओ। ये सिर्फ सगाई नहीं है, मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। ये शुभ काम मैं पूजा के बाद ही शुरू करूंगा। अब और ज्यादा हैरान थे, क्या सच में उनका बिगवेल साथी सुधर रहा था? शक तो अभी भी उनके मन में था, पर टीना को देखकर वो भी सब भी चाहते थे अजय उसके साथ हो जाए। एक टीना ही थी जिसके साथ होने से अजय दूसरी लड़कियों के करीब नहीं गया था। वो भले ही उसके लिए सीरियस नहीं था, मगर वो हमेशा से ही उसके लिए पॉजिटिव रहा था। रजत ने अजय का रास्ता रोकते हुए कहा, अजय एक बात याद रहे, अगर आज तूने इससे सगाई की तो हमेशा इसका साथ निभाना पड़ेगा, तो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इस बार अजय ने सीरियसनेस के साथ हाँ में सिर हिलाया। दूसरी तरफ अविका को तैयार होता देख अभय ने पूछा, तुम कहीं जा रही हो? तो अविका बोली, हाँ, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। अभय को भी याद था, आज अविका और बेबी दोनों का चेकअप था। उसने तो इसलिए पूछा था क्योंकि उस लगा था हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इसके डर से अविका कहीं और जाने के मूड में तो नहीं थी। हॉस्पिटल। अभय अविका और अद्विक को लेकर हॉस्पिटल आ गया। आव्या भी उनके साथ आई थी। अद्विक को गोद में लिए अविका ने बाहर से हॉस्पिटल को देखा। अभय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डर लग रहा है? नहीं, आज डर नहीं लग रहा, कहते हुए अविका ने अपने गोद में अपने बच्चे को देखा और मन ही मन बोली, मुझे अपने बेबी के लिए स्ट्रांग होना होगा, अपने डर का सामना करना होगा। उसने अभय से कहा, हब्बी चलो अंदर चलते हैं। अभय ने हाँ कहा और उसे लेकर अंदर चला गया। आव्या उनके साथ अंदर नहीं गई, वो साथ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें डर था अगर अविका का ट्रॉमा बढ़ा तो उसे अद्विक संभालना पड़ेगा, लेकिन अब सब नॉर्मल था। कार में बैठते हुए उसने एक कॉल किया, मैं आ रही हूँ। इतना कह उसने कार स्टार्ट कर दी। एक काला कमरा जिसके बीचों बीच सफेदी की चादर ओढ़े एक बड़ा सा बेड था और उस पर सफेद रंग के कपड़े में एक लड़की लेटी थी। यह कोई और नहीं दिया था, उसके पैरों में जंजीर बंदी थी। कमरे का दरवाजा लोहे का था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बेड पर लेटी दिया एक टक छत की सीलिंग को देखते हुए एक ही बात बोल रही थी, अविका मैं वापस आऊंगी और इस बार तुझे मरना होगा। एक काला कमरा जिसके बीचों बीच सफेदी की चादर ओढ़े एक बड़ा सा बेड था और उस पर सफेद रंग के कपड़े में एक लड़की लेटी थी। यह कोई और नहीं दिया था, उसके पैरों में जंजीर बंदी थी। कमरे का दरवाजा लोहे का था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बेड पर लेटी दिया एक टक छत की सीलिंग को देखते हुए एक ही बात बोल रही थी, अविका मैं वापस आऊंगी और इस बार तुझे मरना होगा। पिछले 2 महीने से दिया इसी कमरे में जंजीर से बंधी थी। उसके जख्म अब भर चुके थे मगर नफरत और बदले के भावना खत्म नहीं हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला, इसका एहसास होते ही दिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लेटे हुए ही कहा, तो आज तुम फिर मुझसे मिलने आ गई। ये कहते हुए वो उठकर बैठ गई और सामने खड़ी एक्सप्रेशनलेस लड़की को देखते हुए आगे बोली, अब जब तुम मुझसे मिलने आए हो तो जरूर कोई वजह होगी, बताओ क्या है वो वजह, मैं जानने के लिए बेचैन हूँ। दिया ने ऐसे कहा जैसे वो सच में इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान तो कुछ और ही बयां कर रही थी। दिया की उपहास भरी मुस्कान देखने के बाद भी आव्या को फर्क नहीं पड़ा।
वो सीरियस थी, एक्सप्रेशन लेस थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो छुपा था जिसे दिया आज तक पढ़ नहीं पाई थी। आव्या कुछ कदम और आगे आए। कुछ कहने से पहले उसने जैकेट के अंदर से कुछ 10 पन्नों की एक फाइल निकाली और उसे दिया के आगे फेंकते हुए बोली, देखो इसे। दिया ने फाइल को देखा। जैसे ही उसकी नजर फ्रंट पर दिख रहे इंसान पर पड़ी, उसकी आंखें खतरनाक हो गई। उसने जल्दी से पन्ने को हाथ में लिया और कुछ ही मिनटों में उसने पूरी फाइल को देखने के बाद उसने दांत किटकिटाते हुए आव्या ने कहा, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे कहाँ से मिलेगा? आव्या ने कहा। वो अब भी काम और कूल थी। दिया कड़वाहट से मुस्कुराई। फाइल के पन्ने पर एक और नजर दौड़ाने के बाद उसने कहा, तो तुम मेरे बारे में पता कर रही थी। अच्छी बात है, अब जब तुम सब जान गई हो तो मुझे भी कुछ जानना है। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे जवाब जरूर दोगी। कुछ पल खामोश रहने के बाद आव्या बोली, क्या जानना है तुम्हें? जानना तो मैं तुम्हारे बारे में चाहती हूँ, पर अभी मेरे लिए इससे भी ज्यादा कुछ जरूरी है। कहते हुए दिया रुकी। उसने फाइल ऐसे दूर झटक दिया जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। फिर आव्या की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, तुम अविका को कैसे जानती हो? उसे क्यों बचा रही हो? उस दिन अविका ने मेरे साथ साथ तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, इसके बाद भी तुम उसे बचा रही हो। मुझे जानना है तुम दोनों का क्या रिश्ता है। जहां तक मैं जानती हूँ वो लड़की एक अनाथ है। कुछ सालों पहले किसी ने दया करके उसे अपने घर में रहने की जगह भले ही दे दी थी, मगर उसका उससे कोई नाता नहीं था। मैंने उसके बारे में हर छोटी से छोटी बात पता की है। उसका कोई दोस्त नहीं था। कॉलेज में एक लड़की थी उसके करीब, मगर वो दोस्ती नहीं थी और ना ही वो लड़की तुम थी। उसकी अब तक की जिंदगी में मुझे आरू नाम की कोई लड़की नहीं मिली, मगर अविका ने जिस तरह से मुझ पर गन तानी थी यह कन्फर्म था वो तुम्हें अच्छे से जानती थी। मुझे जानना है तुम दोनों कैसे जुड़े हो। ये पूछते हुए दिया कि एक्सप्रेशन सीरियस से सख्त फिर गुस्से आए नफरत में बदल गए। वो उत्सुक थी दोनों के बारे में जानने के लिए। ये देखते हुए आखिरकार आव्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान की वजह दिया के सवाल या उत्सुकता नहीं थी, बल्कि वो तो उस दिन को याद करके मुस्कुरा दी जब अविका ने उस पर गन ताना था। सच में ब्यूटी एक नंबर की बेवकूफ है। अगर उस मुझे मारना ही नहीं था तो गन पॉइंट करने की क्या जरूरत थी? ऊपर से उसने गन फेंक दी। अगर उस दिन कुछ हो जाता तो? आव्या का मुस्कुराता चेहरा एकाएक पीला पड़ गया। वो अब तक सिर्फ इसी उम्मीद में जीती आई थी कि एक ना एक दिन वो ब्यूटी को ढूंढ लेगी, लेकिन उस दिन उसने लगभग उसे खो ही दिया था। मेरा मन करता है मैं इसे खत्म कर दूं। अब तक मैंने ऐसा कर भी दिया होता अगर यह अभय के उस बाबा की बेटी ना होती तो। मुझे पहले ही अंदाजा था अभय इसके बारे में जरूर पूछेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक मैंने इसे ब्यूटी पर गोली चलाने की सजा के तौर पर इसकी जान ले ली होती। अविका ठीक थी, यह याद करते हुए आव्या ने खुद को शांत किया और दिया को देखा। दिया डेस्पेरेटली उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। आव्या के उससे मिलने आने की वजह भी दिया कि अपने और अविका के बारे में बताना था। वो दिया को एहसास दिलाना चाहती थी अविका को कुछ करने से पहले उसे उसका सामना करना होगा। अब जब दिया ने सामने से सवाल किया तो जवाब देते हुए आव्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिससे तुम बेहिसाब नफरत करती हो, जिसे तुम मारना चाहती हो, वो लड़की मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मेरी जिंदगी, जिम्मेदारी और जीने की वजह सब वही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरी जान लेना चाहती है या नहीं, मगर हाँ, अगर किसी ने उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया तो मैं उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बना दूंगी। ये सब कहते हुए आव्या के होंठों पर डेविल स्माइल थी। दिया ने उसे हल्के में लेने की कोशिश नहीं की। यहाँ आने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तभी उसने उन सभी आदमियों को अपने सामने पाया था जिस उसने हायर किया, और उनके लीडर से उसे पता चला आव्या कोई आम इंसान नहीं बल्कि उनकी लीडर थी। दिया समझ चुकी थी अब अविका को खत्म करना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। यही वजह थी कि वो पूरे दिन बस अविका को कैसे मरना है सोचा करती थी। हालांकि आव्या की असली पहचान यही तक सीमित नहीं थी। दिया ने भले ही आव्या से उसके बारे में नहीं पूछा था, फिर भी आव्या उसे अपने बारे में बताने वाली थी। इसकी वजह ये थी कि उसने अभय को दिया को सौंपने का फैसला कर लिया था, मगर उससे पहले वो दिया को एक इंट्रो के तौर पर अपना असली रूप दिखाना चाहती थी। चेहरे पर डेविल स्माइल को बरकरार रखते हुए उसने चुटकी बजाई। अगले ही पल कमरे की एक दीवार स्क्रीन में बदल गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी, जिसे देखते ही दिया के होश उड़ गए। क्या था वीडियो में? क्या आव्या दिया को डराने में कामयाब होगी? चेहरे पर डेविल स्माइल को बरकरार रखते हुए उसने चुटकी बजाई। अगले ही पल कमरे की एक दीवार स्क्रीन में बदल गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी, जिसे देखते ही दिया के होश उड़ गए। यहां आने से पहले वो अभय के जिन जिन दुश्मनों से क्लब में मिली थी वो सभी वीडियो में रिकॉर्ड था। आव्या ने दोबारा चुटकी बजाई और स्क्रीन वापस से दीवार में बदल गई। उसने दिया से कहा, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। इतना कहकर आव्या वहां से चली गई। दिया में जमीन से आव्या की दी फाइल उठा ली। फाइल में उसके इंडिया लौटने से पहले के रिलेशनशिप के रिकॉर्ड थे। दिया कई माफिया के साथ रातें गुजार चुकी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसको ये सब कैसे पता चला? दिया ने दांत किटकिटाए। आव्या उसकी सोच से कई ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल थी।
दूसरी तरफ अविका चेकअप के बाद माया और बेबी से मिलने आ गई थी। अपने बेबी को माया के बेबी से इंट्रोड्यूस कराते हुए उसने कहा, बेबी, लिटिल बेबी ब्रदर को हेलो बोलो। अविका ने दोनों बेबी के हाथों को एक दूसरे से टच कराया। ऐसा होते ही अद्विक रोना लगा। ये देख अविका मन ही मन बोली, लगता है मेरा बेबी भी मेरी तरह ही है, इसे भी दूसरों से मिलना पसंद नहीं है। वो अद्विक को माया के पास लेकर आते हुए बोली, बस बस, अब रोना बंद करो, लिटिल बेबी अभी सो रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जल्द ही अद्विक शांत हो गया। तो अविका ने माया से कहा, माया दी, आपका बेबी बहुत क्यूट है और बहुत शांत भी, मेरा बेबी तो बहुत रोता है। माया मुस्कुरा दी तो वही अविका अद्विक को देखते हुए बोली, माया दी का बेबी क्यूट है, लेकिन मेरा बेबी स्मार्ट है। वो आधे घंटे तक माया के साथ रही, फिर वापस घर आ गई। घर आकर उसे पता चला वो 2 दिन बाद इंडिया वापस जा रहे हैं। ये सुनते ही अविका की आंखें खुशी से चमक उठी, मगर अगले ही पल उसने सीरियस होकर अभय से कहा, पर हब्बी, मायादी और जूनियर बेबी अभी भी हॉस्पिटल में है, वो कैसे हमारे साथ जाएंगे? तो अभय ने कहा, वो कुछ हफ्तों बाद इंडिया लौट आएंगे। पर ऐसा क्यों, हम तो साथ में आए थे ना, हमें साथ में जाना चाहिए। कहते हुए अविका थोड़ी सी उदास हो गई। अभय उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अविका, हमारा बेबी कुछ दिन में 2 महीने का हो जाएगा, लेकिन अनिरुद्ध का बेबी अभी 2 दिन का है। क्या तुम 2 महीने और यहाँ रुकना चाहती हो? इंडिया में जैस्पर और बाकी सभी बेबी को देखना चाहते हैं। जैस्पर और बाकी सबका जिक्र होते ही अविका मायूस हो है। वो कब से सभी से मिलना चाहती थी, मगर उसे बुरा भी लग रहा था। उसने अभय को डांटते हुए कहा, हब्बी, अनिरुद्ध भाई तुमसे बड़े हैं, तुम उन्हें भाई क्यों नहीं कहते? देखो, मैं नहीं चाहती जूनियर भी बड़ा होकर मेरे अद्विक को अद्विक कहे, मैं चाहती हूँ वो दोनों एक दूसरे को भाई कहे। अगर तुम बच्चों के सामने भी ऐसे ही बात करोगे तो वो तुमसे क्या सीखेंगे? इस बार अभय के पास कोई जवाब नहीं था। जल्द ही 2 दिन बीत गए। अविका की पैकिंग हो चुकी थी, वो माया से भी मिलाई थी, मगर इन 2 दिनों में वो आव्या से नहीं मिली थी। राघव और लारा कुछ और वक्त यही रहकर अनिरुद्ध की मदद करने वाले थे। लगेज कार में रखा जा रहा था। लारा अद्विक को गोद लिए हुए थी, वही अविका पिछले 2 घंटे से आव्या को कॉल कर रही थी। उसे परेशान देख अभय उसके पास आया। उसके हाथ से फोन लेकर उसने अविका को समझाते हुए कहा, अविका, मैंने कहा ना वो एयरपोर्ट पर हमसे मिलेगी, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मगर अविका को अभय पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, अगर वो हमारे साथ चल रही होती तो मेरा कॉल उठाती। हब्बी, वो मेरी इकलौती दोस्त है, उसे भी साथ ले चलो ना, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। अभय ने हताश होकर अविका को देखा। वो पिछले 2 दिनों में 200 बार अविका को बता चुका था आव्या उसके साथ चल रही है, मगर वो थी कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में उसने अविका को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर यकीन नहीं है? अगर ऐसा है तो ठीक है, हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रुककर आव्या का इंतजार करेंगे। कहकर अभय कार से लगेज निकालने लगा। उसे नाराज होता देख अविका उसके पास गई। उसके स्लीव को पकड़ते हुए भोलेपन से बोली, नाराज क्यों होते हो? मुझे यकीन है तुम पर, मैं चल रही हूँ वापस। एयरपोर्ट फ्लाइट में बैठने के बाद अविका क्यूरियसली विंडो से बाहर देखती रही, इस उम्मीद में कि उसे आव्या दिख जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी गई, आव्या नहीं आए। अविका ने आंखों में आंसू लिए नाराजगी और गुस्से के साथ अभय को देखा। अभय अद्विक को लिए हुए था। उसे पता था इस वक्त उसकी बीवी उससे बहुत नाराज है, इसलिए उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसे अविका के नाराजगी के बारे में पता ही ना हो। जल्द ही अविका के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और आंखें बंद कर ली। इंडिया रॉयल विला स्वागत के लिए सज चुका था। जैस्पर सुबह से विला के बाहर बैठा एक टक दरवाजे को देख रहा था। बाकी सबकी हालत भी उसी की तरह ही थी। अजय, गौरव, श्रेया, श्वेता, निशा, करण, तेजस, अमृत और इनके साथ आज टीना भी मौजूद थी। रजत, रघु, अभय अविका को लेने एयरपोर्ट गए थे। सुबह के 11 बजे एक के बाद एक 7 गाड़ियां विला में एंटर हुई।